हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवकों की नई भर्ती को लेकर के आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं और नई भर्ती के बारे में अपडेट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों, नई भर्ती में कुछ बदलाव की संभावना भी यहाँ पर जताई गई है, तो सब जानकारी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह से बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए, ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है दोस्तों, जीडीएस की जो रिक्रूटमेंट निकलती है ना, ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर निकलती है। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है ये मेल फीमेल सभी के लिए होती है और अगर आप केवल मात्र 10th क्लास पास हैं, आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, ये एक ऐसी रिक्रूटमेंट है, ऐसी भर्ती है जिसमें कि आपकी ना ही तो कोई लिखित परीक्षा होती है, मीन्स की रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता और ना ही इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपकी मेरिट सूची बनाई जाती है और उसी के आधार पर जो है आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है। अगर ड्यूटी की बात करें ना दोस्तों, तो इसमें जो आपकी ड्यूटी रहती है वो विलेजेस एरिया में ज़्यादातर आपकी ड्यूटी रहती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये तो है ऑफिशियल वेबसाइट भारतीय डाक विभाग के जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो पोर्टल है ना, ये ऑफिशियल पोर्टल है। और यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये पूछना था कि आखिर इसमें सैलरी कितनी क्या मिलती है। तो सैलरी के रिगार्डिंग में भी देखिए, यहाँ पर आपको मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ और साथ में एज का क्राइटेरिया भी आपको बताऊँगा। क्वालिफिकेशन में जैसे कि आपके कंप्यूटर के डिप्लोमा की आवश्यकता है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं, अदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ में अभी जो लेटेस्ट आपके लिए बदलाव की संभावना जताई गई है ना, कि इसमें क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं आपकी बार, वो सब जानकारी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, और साथ में दोस्तों देखिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में आपके 10th क्लास में कितने प्रतिशत अंक है। क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए, जो ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है ना, वो आपके 10th क्लास में अगर अच्छे अंक होंगे ना, तभी आपकी सिलेक्शन की इसमें संभावना है। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट का तो ये भी कंफ्यूजन है कि क्या ये सरकारी नौकरी है। ये दोस्तों आपकी सरकारी नौकरी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट है ना, भारतीय डाक विभाग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, केंद्रीय सरकार का। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी है ये, इस बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें, अच्छी नौकरी है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है दोस्तों, जीडीएस जो होता है ना, ग्रामीण डाक सेवक, इसमें आपकी दो तरह की पोस्ट शामिल होती हैं। ठीक है, एक तो आपका होगा बीपीएम, बीपीएम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है आपका एबीपीएम, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और या इसको डाक सेवक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, डाक सेवक। अब दोस्तों, ये जो दोनों तरह की पोस्ट है ना, इनमें बड़ी पोस्ट कौन सी है, इनका अगर कंपैरिजन करें ना, तो बीपीएम की पोस्ट एबीपीएम से बड़ी होती है अगर इसका कंपैरिजन करें तो। ठीक है, तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का यही कन्फ्यूजन रहता है कि बीपीएम और एबीपीएम क्या होते हैं और इनके कौन सी बड़ी पोस्ट होती है। अब दोस्तों एक और जानकारी आपको बताओ, देखिए कुछ स्टूडेंट का जॉब प्रोफाइल के बारे में भी कंफ्यूजन रहता है। तो दोस्तों, जो बीपीएम की पोस्ट होती है ना, इसमें आपको ऑफिशियल वर्क ज़्यादातर करना पड़ता है, ऑफिस में रहकर ही आपको काम करना होता है। ऑफिस में बैठ करके बुक्स को मेंटेन करना, अकाउंट्स वगैरह को ओपन करना, अलग अलग तरह के अकाउंट है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनके रिगार्डिंग में विलेज में जो भी पर्सन्स रहते हैं तो उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, ताकि वो उन स्कीम्स का, उन योजनाओं का लाभ उठा पाएँ। इसमें चाहे फीमेल हो, चाहे गाँव में जो किसान रहते हैं उनके बारे में योजनाएं आती हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनके रिगार्डिंग में योजनाएं आती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अवेयर करना, जागरूक करना, ये बीपीएम का काम होता है। साथ में डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, विड्रॉल करना होता है, जैसे कि पेंशन वगैरह विड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, वो सब कुछ काम होता है बीपीएम का। ऑफिस में बैठ करके ज़्यादातर काम करना होता है या फिर जागरूक करना लोगों को गाँव में। अब एबीपीएम का क्या काम होता है, एबीपीएम के मेनली दो काम होते हैं। एक तो देखिए, बीपीएम के काम में असिस्ट करना, बीपीएम जो भी काम करता है तो उसके साथ साथ में उसको असिस्ट करना, उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना। और साथ में सेकंड काम होता है, जो भी डाक आती हैं
जो भी पोस्ट ऑफिस में लेटर वगैरह आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको बांट करके आना, छटाई करना, फिर उनको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है, ये आपको बेसिकली काम करना होता है, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, हालांकि कुछ इसमें प्रेशराइज भी किया जाता है टारगेट्स को लेकर के, ठीक है। वो टारगेट बेस्ड थोड़ा बहुत इसमें आपका वर्क रहता है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब देखिए इसमें सैलरी की बात आ जाती है कि आखिर आपको सैलरी कितनी क्या मिलती है। देखिए स्टार्टिंग में बात करें ना, जैसे ही आप अपॉइंट हो जाते हैं तो बीपीएम के लिए यहाँ पर जो सैलरी मिलती है ना वो 12,000 रुपये बेसिक पे है, ठीक है। और अधिकतर यहाँ पर बताया गया है अधिकतम 29,380 रुपये। देखिए अब जो ये टीआरसी मिलता है ना 12,000 रुपये, अब दोस्तों इसकी ड्यूटी जो होती है वो 5 घंटे होती है, केवल 5 घंटे आपको ड्यूटी करनी होती है, 5 आवर्स, ठीक है। ये अधिकतम होता है, मैक्सिमम 5 घंटे की आपको ड्यूटी करनी है। इसके बदले में आपको 12,000 रुपये बेसिक पे दिया जाता है। अब बेसिक पे में दोस्तों अगर अभी डियरनेस अलाउंस की बात करें ना तो 53% आपका डियरनेस अलाउंस भी हो रखा है, ठीक है। इसके साथ में ऑफिस मेंटेनेंस का कुछ और भी पैसा मिलता है। तो आप लगा सकते हैं कि 16-17 हज़ार रुपये के 17,000 रुपये के समथिंग जो आपको स्टार्टिंग में ही सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई बीपीएम पद के लिए। अगर एबीपीएम की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 10,000 रुपये एबीपीएम को मिलते हैं बेसिक पे, और 10,000 रुपये में आप देखिए जोड़ेंगे 53%, तो 5300 रुपये और आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। मतलब 15,300 रुपये तो यहीं पर बन जाते हैं। अब 15,300 रुपये में कुछ और भी थोड़ा बहुत अलाउंस मिलता है, ठीक है, वो लगा लीजिए। कहने का मतलब इनको मिलते हैं 16,000 रुपये के समथिंग। ये एबीपीएम पद के लिए बात होगी, ठीक है। इनको सैलरी मिलती है 16,000 रुपये के अराउंड, और बीपीएम को मिलती है सैलरी 17 या 18,000 रुपये के अराउंड, ठीक है। इसको आप सैलरी लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट का ये बोलना होता है कि सर ये सैलरी तो कम है। देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, सैलरी कम नहीं है। आप बेरोजगार भी हैं, अब तो आप कुछ भी नहीं कमा रहे, और ये जो सैलरी है ना वो केवल मात्र 5 घंटे ड्यूटी के बदले में सैलरी है, ठीक है। 8 घंटे की ड्यूटी के बदले में नहीं है। तो ये सैलरी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, और इतनी जॉब हार्ड भी नहीं है। आपको विलेजेस में जा करके मतलब काम हैंडल हो जाता है इजीली, ठीक है ना। और हॉलीडे वगैरह भी एज एप्लीकेबल रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मिलती हैं, सेम आपको हॉलीडे वगैरह भी मिलती हैं। हाँ यहाँ पर एक वो रहता है, एक कमी है यहाँ पर, इसमें जो है ना अदर जो फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल कराई जाती है ना वो अभी अवेलेबल नहीं कराई जाती। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मेडिकल की फैसिलिटी मिलती हैं, ठीक है। मेडिकल की जो फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, एम्प्लॉयज़ को मीन्स कि कर्मचारियों को जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना मेडिकल की, वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ इनको अवेलेबल नहीं कराई जाती जीडीएस को। साथ साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स को भी मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी है। इनको थोड़ा ज़्यादा अलाउंस वगैरह भी पे किया जाए, जैसे कि हाउस रेंटल अलाउंस होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस अगर दिया जाए, साथ साथ में जो भी ऑफिस के अलाउंस होते हैं या मेडिकल की फैसिलिटीज़ अगर और भी दी जाएँ तो और भी इसके लिए फ़ायदा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी जो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट आया है ना वो आपके लिए खुशखबरी की बात निकल करके आई है, वो अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये रिक्रूटमेंट और होती जाती है ना, भारतीय डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारी जैसे जैसे लगते जाते हैं, तो अभी आपकी जो डिमांड्स है ना, कुछ भी डिमांड चाहे मेडिकल को लेकर के हों चाहे अदर अलाउंस को लेकर के हों, ठीक है, वो अभी आपकी पूरी होने लगेंगी। अभी आपके लिए अपडेट भी आना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए इसमें बात कर लेते हैं अब एज के क्राइटेरिया के बारे में। आखिर इन पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आयु दोस्तों यहाँ पर 18 ईयर्स मीन्स की 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें मैक्सिमम एज की तो यहाँ पर 40 ईयर्स बताया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जो अधिकतम आयु सीमा है ना, इसमें सरकार के नियमानुसार छूट भी मिलती है, मीन्स की रिलैक्सेशन भी दी जाती है। वो आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, जैसे कि SC ST कैटेगरीज के लिए 5 साल की छूट मिलती है, 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। एज वेल एज जो OBC कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनको 3 साल की अप्रेज में रिलैक्सेशन मिलती है, छूट मिलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं लेकिन आपकी एज हो गई है 43 ईयर्स या 44 ईयर्स, तो भी आप इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन है, इनको 5 साल की छूट मिलती है। इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र जो है 42 साल हो रखी है, तो वैसे तो अधिकतम आयु सीमा 40 साल है लेकिन आपको छूट मिलती है, आप एज में रिलैक्सेशन मिलती है, तो आपको
3 साल की छूट के अनुसार यहाँ पर आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एज का क्राइटेरिया भी यहाँ पर ब्रॉड बताया गया है, अच्छी खासी एज वाले कैंडिडेट भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है एक टाइप से अपना पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन की आशा रख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद में यहाँ पर बातें आ जाती हैं आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, वो भी आपका दूर होने वाला है। अब देखिए, इसमें अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। अगर आप 10th क्लास पास हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें साथ साथ में देखिए 2 कंडीशंस और भी ध्यान रखिएगा। एक तो कंडीशन ये है कि आपने जो है ना 10th क्लास में मैथ्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है 10th क्लास के साथ में इंग्लिश और मैथ का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन यहाँ पर है कि आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म, मान लीजिए आप दूसरे राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दूसरे राज्य के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किसी दूसरे डिवीजन के लिए, ठीक है, तो अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये बताया गया है कि आपने शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। आप जिस भी सर्कल या डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां की एक जो है लोकल भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, स्थानीय भाषा, ठीक है, वो स्थानीय भाषा का सब्जेक्ट भी आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप हरियाणा से हैं लेकिन अप्लाई करना चाहते हैं राजस्थान स्टेट के लिए, तो आप अप्लाई इस कंडीशन के शर्त पर कर पाएंगे कि आपने जो है राजस्थान स्टेट की जो लोकल भाषा है वो सब्जेक्ट आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा हो। जैसे कि राजस्थान स्टेट की लोकल भाषा हिंदी है, तो अगर आपने 10th क्लास में हिंदी भाषा का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप राजस्थान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ सर्कल या स्टेट तो ऐसे हैं जिनकी लोकल भाषा एक ही है, जैसे कि बिहार की लोकल भाषा हिंदी है, हरियाणा की लोकल भाषा हिंदी है, एमपी की लोकल भाषा हिंदी है, उत्तराखंड की लोकल भाषा हिंदी है, झारखंड की लोकल भाषा हिंदी है, राजस्थान की लोकल भाषा हिंदी है। ठीक है, इस तरह से ये आपस में अपना एप्लीकेशन फॉर्म इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी की कॉमन लैंग्वेज जो आ जाती है ना वो हिंदी भाषा आ जाती है। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पर बता दी मैंने आपको। इसके बाद में यहाँ पर और भी बातें हैं। 10th क्लास तो आपने पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अदर क्वालिफिकेशंस की भी जानकारी बताई गई है। जैसे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानते हो, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर किसको बोला जाता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, साथ में जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट की आपको जानकारी हो, ईमेल भेजने की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कॉपी कट पेस्ट वगैरह, ये सब कुछ जानकारी बेसिकली जो होती है ना, बेसिक जानकारी, वो आपको डिटेल में अच्छे से पता होनी चाहिए। एज वेल एज यहाँ पर नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें कंप्यूटर के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इसकी आवश्यकता है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए मैंडेटरी तौर पर कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। अगर आपके पास में नहीं है कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, देन तब भी आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर इस बात को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए दोस्तों इसके लिए, ठीक है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दोस्तों एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका क्या मतलब है। देखिए इसका ये मतलब होता है कि भारतीय डाक विभाग ये चाहता है कि जो भी GDS कर्मचारी इसमें लगते हैं तो वो इस मेंटलिटी के साथ में आए, या उनकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि वो केवल इस जॉब पर निर्भर ना हो। उनके पास में कुछ ऐसे स्रोत होने चाहिए, ऐसे साधन होने चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो उनसे भी अपना पैसा कमा सकें, केवल इस GDS की जॉब पर डिपेंड ना रहें। तो उनके पास में एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स कि दूसरे स्रोतों से भी वो पैसा कमा सकें, इतने वो कैपेबल होने चाहिए, केवल इस भर्ती पर डिपेंड ना हो। तो ये यहाँ पर जानकारी इसकी बताई गई। इसके लिए ये तीनों के लिए देखिए क्या करता है डाक विभाग, इन तीनों के लिए ना आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाएगा जिसको कि अंडरटेकिंग फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो यहाँ पर कंडीशन बताए गए ना, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। तो इसके लिए डाक विभाग क्या करेगा, अंडरटेकिंग
एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, दो तीन इनके अलग अलग से डिफरेंट जो है अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे सबमिट करवा लेगा। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस दौरान, और साथ में आपका 2 टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, एक तो अपॉइंटमेंट से जस्ट पहले आपका सेकंड टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, या फिर ट्रेनिंग के दौरान। तो ये 3 अंडरटेकिंग फॉर्म जो है आपसे मांगे जाएंगे, सबमिट करवा लिए जाएंगे। बस वो आपको देना है, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये सब जानकारी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बातें आ जाती हैं कि आखिर अब की बार इसमें क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं रिक्रूटमेंट में। सबसे पहले बदलाव की तो यहाँ पर दोस्तों जानकारी है ना, जो आप भी डिमांड कर रहे हैं कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कराए जाते हैं तो उस दौरान जो है आपकी मार्कशीट जो है ना वो अपलोड करवाई जानी चाहिए, मार्कशीट। ठीक है, जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें ज्यादातर टाइम क्या देखा गया है कि जो है बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, गलत अंक डाल करके अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यहां पर अब की बार ये संभावना जताई गई है कि अब की बार आपकी मार्कशीट जो है अपलोड करवाई जा सकती है। अभी बिल्कुल तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अभी अपडेट आना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों अपडेट किस बेसिस पर मैं अब बता रहा हूं आपको, अपडेट जो आना स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, अभी डाक विभाग में जीडीएस के पद पर लगने के लिए यहाँ पर जीडीएस अदालत फॉर्म हुई है, मतलब जीडीएस अदालत की एक टाइप से शुरुआत की गई है। अब ये शुरुआत करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि दोस्तों जीडीएस जो कर्मचारी लगते हैं, एम्प्लॉयज लगते हैं, उनको बहुत सारी अभी डिमांड है, चाहे इनको रेगुलर करने के बारे में जानकारी हो, क्योंकि दोस्तों जीडीएस की जो जॉब है ना ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल की कैटेगरी में आती है। तो इनके लिए बोला गया है कि जो अभी 5 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है तो इनको 8 घंटे की ड्यूटी कराई जाए, ताकि इनको रेगुलर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में एक टाइप से शामिल कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो नया अपडेट आपके लिए निकल करके आया है ना, वो जीडीएस अदालत की यहाँ पर शुरुआत की गई है। सभी जो जीडीएस कर्मचारी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं ना, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी अभी प्रेजेंट में जीडीएस के पदों पर कार्यरत है। ठीक है, इनमें बहुत सालों से भी लगे हुए हैं, जो कि 50-60 साल के हो चुके हैं अभी हैं, तो उनकी बहुत सारी डिमांड है। और जो नए फ्रेशर अभी लग रहे हैं तो उनके भी बहुत सारी टाइप की डिमांड है। तो जीडीएस अदालत की शुरुआत करने के पीछे यही कारण है, यही रीजन है, यही मंशा है कि जो जीडीएस कर्मचारी लगते हैं तो उनकी जितनी भी टाइप की डिमांड है तो उनको आगे बढ़ाया जाए, भारतीय डाक विभाग को उनके रिगार्डिंग में सूचित किया जाए और उनकी मांग को जो है एक टाइप से अप्रूव करवाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली जानकारी यही है कि अब की बार जो अपॉइंटमेंट होने वाली है तो उसमें ये अमेंडमेंट हो सकता है कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करवाया जाए, सो दैट जो आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, एक टाइप से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ सके। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जानकारी यही है कि देखिए 5 घंटे से लेकर के और 8 घंटे की ड्यूटी आपकी करने की डिमांड आ चुकी है कि इनको रेगुलर किया जाए, ताकि देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है जीडीएस के पद पर जो कर्मचारी लगते हैं तो उनका जो वर्कलोड है वो 5 घंटे से ज्यादा हो जाता है और 8 घंटे तक किया जाए उनका कार्य। ठीक है, सच पोस्ट और इनको जो बेनिफिट मिले वो जो डिपार्टमेंट में कर्मचारी लगे होते हैं, चाहे पोस्टमैन के पद पर कर्मचारी लगे होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट के पद पर कर्मचारी लगे होते हैं, साथ में ग्रुप डी के एम्प्लॉयज जो लगे होते हैं, तो उनके इक्विवेलेंट इनको भी जो है बेनिफिट्स वगैरह मिले, चाहे मेडिकल की चीजें हों या फिर अदर जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब जो है जीडीएस कर्मचारी को भी मिलने चाहिए। इस तरह के यहाँ पर बदलाव करने की पॉसिबिलिटी जताई गई है। अब दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के इस नई भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की बात आती है कि कब से आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले भी आपको 1-2 इंपॉर्टेंट बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी तो बताऊं, देखिए एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी लगने वाली है। तो अगर आप दोस्तों अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए केवल मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। और जो लड़कियां हैं फीमेल के लिए तो फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। और साथ में SC कैटेगरी के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, ST कैटेगरी के लिए भी, और साथ में PWD कैटेगरी के लिए, इन सब के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। बात आती है कि दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कौन सी वेबसाइट पर से अप्लाई करना होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारी फेक वेबसाइट चल रखी हैं। तो भारतीय डाक विभाग की इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है या फिर जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट का इन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है, पोर्टल बना रखा है, जो कि india.post.gds.online.gov.in
इस URL पर आपको जाना होगा और विजिट करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उससे पहले रजिस्ट्रेशन करके और फिर बाद में आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि कब से आप इसके लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। जनवरी के माह में ही बहुत ही जल्द आपकी फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट वगैरह, ऑनलाइन फॉर्म को एडिट करने की, करेक्शन करने की सब डेट जो है रिलीज किए जाएंगे अभी जल्दी ही, ठीक है। तो जैसे ही वो अपडेट आ जाएंगे तो उसके रिगार्डिंग में भी हम आपको वीडियो बना करके सबसे पहले तुरंत इस यूट्यूब चैनल पर जानकारी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी फिलहाल देखिए मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन बता दी है इस रिक्रूटमेंट के बारे में, आपके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और जो भी चेंज होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी जताई गई है वो सब जानकारी बता दी है। अगर आपका इनके बारे में कोई भी सवाल हो दोस्तों, चाहे ट्रांसफर वगैरह के बारे में आप कोई जानकारी जानना चाहते हो, प्रमोशन के बारे में अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।